कांग्रेस ने न देश की मर्यादा का ख्याल रखा है, न भारत की जनता की मर्यादा का ख्याल रखा है, न कांग्रेस ने कभी सदन की मर्यादा का ख्याल रखा है, न लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखा है कि इस कांग्रेस को अब सत्ता में नहीं आने देना है। इसीलिए लगातार 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस विपक्षी दल का भी तमगा नहीं ले पाई। कष्ट में दुख में जीते रहे और कांग्रेस के नेता राज करते रहे, अय्याशी करते रहे, ऐश करते रहे। जब मोदी जी को अगर ये गलत बोला पवन खेड़ा जी ने, तो आम जनता को कितनी गाली लोग बकते हैं, क्या उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये मेरा सवाल है। नमस्कार, अभी हम हैं सीपी में। यहाँ से हम जानेंगे जो वर्तमान अभी राजनीतिक परिदृश्य है, जहाँ पे आप देखे होंगे कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, बड़े नेता हैं पवन खेड़ा। उनको लगातार अविवादित टिप्पणी के लिए हेमंत बिस्वा की जो पुलिस है, असम पुलिस, उसने कार्रवाई की थी और उन्हें हिरासत में लिया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे आई हैं चंद्रचूड़, उनकी सुनवाई में जो उनकी बेंच ने सुनवाई की तो उसमें उनको रिहा कर दिया गया। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने एक जो है सो सदन में अमर्यादित टिप्पणी की थी, वो भी मोदी पे। उन्होंने ये कहा था कि गौतम दास मोदी। क्या कहना चाहिएगा इसमें? कांग्रेस और मर्यादा ये दोनों 2 चीजें हैं। कांग्रेस ने न देश की मर्यादा का ख्याल रखा है, न भारत की जनता की मर्यादा का ख्याल रखा है, न कांग्रेस ने कभी सदन की मर्यादा का ख्याल रखा है, न लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखा है। कांग्रेस के नेता लगातार अमर्यादित व्यवहार करते आए हैं। कांग्रेस के नेताओं के अमर्यादित व्यवहार की साक्षी भारत की जनता है और भारत की जनता ने यह ठान लिया कि इस कांग्रेस को अब सत्ता में नहीं आने देना है। इसीलिए लगातार 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस विपक्षी दल का भी तमगा नहीं ले पाई। वो कांग्रेस जो लगातार 50 साल भारत की सत्ता में बनी रही, 50 साल तक सत्ता में बनी रहने वाली पार्टी विपक्षी दल का भी स्तर प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो ये चिंताजनक विषय है। इस कांग्रेस के ही वो नेता थे जो कभी कहते थे पुरानी बीवी मजा नहीं देती, सार्वजनिक बयानों में कहते थे। इसी कांग्रेस के वो नेता थे जो कहते थे अपनी ही पार्टी के महिला नेता को दिखाकर कि ये 100% टंचमाल हैं, हम उनका नाम नहीं दोहराना चाहते। तो ये कांग्रेस कब मर्यादित रही? ये कांग्रेस के ही युवराज उत्तर प्रदेश के चुनावों के से पहले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग भिखमंगे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है सब चीजें। ये बताइए, इससे पहले आप देखे होंगे कि अधीर रंजन चौधरी भी हैं और हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन पे भी टिप्पणी की गई थी। तो ये लगातार इनके कल्चर में है क्या कांग्रेसियों के? राष्ट्रपति ऐसा पद है जिस पर सामान्यतः विपक्षी दल के नेता भी कोई अनुचित टिप्पणी करने से बचते रहे हैं। ये लोकतंत्र की सुंदरता है, खूबसूरती है। सर, लोकतंत्र की आपने बात कर दी। जब इन्हें अपने कुकर्मों की वजह से कानूनी हिरासत में लिया जाता है तो ये कहते हैं तानाशाही है। कैसे तानाशाही है? जब निकलते हैं, रिहा होते हैं, तो कहते हैं ये लोकतंत्र की जीत है। ये दोहरी बात कैसे कर लेते हैं? नहीं, ये स्वयं को ही लोकतंत्र मानते हैं, ये स्वयं को ही पार्लियामेंट मानते हैं। कांग्रेस के नेताओं के इसी पाप के कारण जनता ने उनको नकारा है। ये लगातार देश की जनता के गरीबी का मजाक उड़ाते रहे 75 साल तक। गरीबी हटाओ कह कर भारत की जनता को लगातार गरीबी में धकेलते रहे। लोग कष्ट में दुख में जीते रहे और कांग्रेस के नेता राज करते रहे, अय्याशी करते रहे, ऐश करते रहे। अच्छा, पवन खेड़ा जो सदन में बात उठाए थे सीजेपी का, मतलब सीजेपी का जो ज्वाइंट वो होता है पार्लियामेंट्री, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो उन्होंने मांग की थी, उसमें क्या होता है? क्यों उन्होंने इसकी मांग क्यों की थी? जरूरत क्या पड़ गई थी अभी? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों के सांसदों को मिलाकर एक बड़ी जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसके बारे में जेपीसी बिठाई गई है, उससे संबंधित सब लोगों की पेशी होती है, उनके बयान दर्ज होते हैं। निर्णय होना न होना आज तक किसी जेपीसी का कोई निर्णय नहीं आया है। जितनी जेपीसी है लगभग विफल रही हैं आज तक। भारत में जितनी भी जेपीसी पीछे बिठाई गई हैं, तो ऐसी जेपीसी बिठा करके सरकारी खर्चे बढ़ाने का, बिना मतलब के सरकार के खजाने का पैसा व्यर्थ करने का कोई कारण नहीं है। वो तो कहते हैं कि 10 लाख का कोट कोई पहनता है तो उसमें सरकारी खर्च कहाँ से खर्च होता है? 10 लाख का कोट अगर किसी ने मुझे भेंट किया है, मेरे मित्र ने भेंट किया है, तो सरकार के खजाने का खर्चा थोड़ी। उसके पीछे का कहते हैं कि आपने उनको कोई ना कोई स्कीम दी है, तभी तो आपको 10 लाख रुपए का कोट। बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी या मेरे भाई स्कीम देखकर हमें सहयोग नहीं करते। एक संबंध अपनत्व का भी होता है और वो अगर कोई भेंट की गई है तो बताए ना, जनता के सामने लाएं। हमने कब रोका
रोका किसी को? हमने कब कहा कि हमने कोई गलती की है तो जनता के सामने मत बताओ? समाज के बीच में एक हवा लेकर आओ। बिल्कुल, समाज में एक हवा और फैलाया जा रहा है कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद जितनी टेंशन अडानी को नहीं है उससे ज्यादा मोदी जी को है। कहाँ टेंशन दिख रही है? कहाँ टेंशन दिख रही है? टेंशन में कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि 60 साल की मलाई, सत्ता की मलाई खाने के बाद आज वो मलाई नहीं मिल रही है। आज वो मंत्रालयों के माध्यम से लूटपाट वो नहीं कर पा रहे हैं। आज वो देश के धन का बंदर बांट नहीं कर पा रहे हैं। आज महत्वपूर्ण स्थानों पर न बैठे होने के कारण से उनकी छटपट, टेंशन तो उनके माथे पर दिख रही है। पार्लियामेंट में बातें कह नहीं पाते, डिबेट में जवाब दे नहीं पाते। पार्लियामेंट आप नहीं सर, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में बातें कर नहीं पाते, और जो करते हैं उसको काट दिया जाता है, ऑडियो काट दिया जाता है। क्यों काट? ऑडियो क्यों काटा जाएगा? ऑडियो काटने का काम सरकार का नहीं है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो वहाँ अधिकारी बैठे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उनको कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठते हैं, और जो उसके अध्यक्ष के पैनल में लोग होते हैं वो बैठते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो किसका संवाद काटेंगे और किसका रखेंगे। अगर आपके नेता गाली गलौज करते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ जो प्रमाणित ही नहीं होता, वो झूठ को हटाना पड़ेगा। इसलिए वो आपके पक्ष में ही है, कांग्रेसियों के पक्ष में ही है कि लगा। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आप कहीं ना कहीं प्रो विंग के हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी की बातों को। तो ये बताइए, विपक्ष एक और आजकल बहुत मुद्दा उठाया है कि मोदी जी 2012 में एक चुनावी सभा करने गए थे, भरे मंच से उन्होंने कहा था कि 50 करोड़ कौन अपने गर्लफ्रेंड के पीछे खर्च करता है। मोदी जी ने क्या कहा था वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, किंतु मोदी जी ने क्या किया है उससे पूरे देश की जनता को लेना देना है। मोदी जी के कोई 5 काम गिनाइए। उनके 5 काम तो ये है कि साधारण जनता जो बैंकों की दहलीज पर जाने से डरती थी, आज उसका बैंकों में अकाउंट है। केवल अकाउंट नहीं है तो सारे सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में ट्रांसफर होते हैं, लोगों के खाते में ट्रांसफर होते हैं। भारत की वो जनता जो घर बनाने के कारण से पलायन करके बड़े शहरों में जाके रोजी रोजगार करती थी, उन सब जनता को मोदी जी ने पक्का घर बना कर दे दिया। इसलिए आज दिल्ली जैसे सरकारी आंकड़ों में कितने हैं? सरकारी आंकड़ों में नहीं, जनता की जाकर घरों में, गांव में जमीन पर देखिए, लिंटर मकान बना हुआ। और वो जनता कहती है, एक जाति हमारे यहाँ भूइयाँ जाति है, शेड्यूल कास्ट में आती है। उस गांव में मैं गया तो वहाँ के एक बुजुर्ग ने कहा कि बाबू, जब शाम होता है और स्ट्रीट लाइट जब गांव में जल जाती है, हमारे लिंटर मकानों में बिजली जलती है, तो लगता है कि हम शहर में आ गए हैं। ये मोदी जी का काम है। सर, मोदी जी के काम से आप कितना ताल्लुकात रखते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, ठीक है, जैसे भैया कह रहे थे वैसा मुझे नहीं लगता है। अभी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। स्ट्रीट लाइट तो बहुत बड़ी बात है, जहां पे बिजलियां नहीं है। रही बैंक अकाउंट की बात, तो बैंक अकाउंट के जरिए बहुत से ऐसी उनकी बातों से कितना सहमत है, कितना सही है, कितना गलत? बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, कैसे है बताओ? कोई भी काम पूछो आप। वो जो ऑनलाइन जो बैंकिंग सुविधा लाया है, यूपीआई लाया है, ऑनलाइन सुनिए, क्रांति कैसे बोल सकते हो आप? सर, क्रांति ही तो है। आपको पता होना चाहिए, एनपीसीआई जो है, एक मिनट, एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो ये दिखा रही है कि सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा कहीं पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो वो भारत देश है। अच्छा सुन लीजिए मेरी, जिस अगर योजना का लाभ इंडिया में लाए हैं, चाहे मोदी जी के माध्यम से है, वो जनता उठा रही है, उसका फायदा भी है और नुकसान भी है। अब आप सुन लो, जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आया है, साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है आपको पता है? साइबर सिक्योरिटी पे ही तो काम हो रहा है। नहीं हो रहा ना, आप क्या बात कर रहे हैं? 2000 का श्रीमान मान्यवर जी डाटा है जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया साइबर क्राइम के माध्यम से ही। और कैसे, सुन लो, आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ आपको। आज जितनी भी चीन की कंपनी ऑपरेट हो रही है भारत के अंदर में लोन देने की, जो 3000 4000 का लोन देती हैं, उस लोन कंपनी के खिलाफ आज तक क्या भारत सरकार ने कार्रवाई? मोदी ने तो चीनी कंपनियों को बैन कर लिया, तमाम के एप्लीकेशन। ये हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा मान्यवर जी। सदन में एक प्रधानमंत्री के ऊपर अमर्यादित जो टिप्पणी की जा रही है, वो कितना सही है? सुन लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो किसी पार्टी के अतिथिगण हो, उनके खिलाफ किसी को बोलने का उचित नहीं होना चाहिए, नहीं माना। उससे पहली बात, ये देश संविधान से चलता है, यहाँ सभ्यता का भी है, यहाँ संस्कार का भी। आपने भी देखा होगा कि पवन खेड़ा ने जो कहा है, गौतम दास, आप सुन दो लो। अगर पवन खेड़ा जी ने कहा, मैं खुद उनकी बात को ये बोलता हूँ कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब मैं यही बता दूं, इसी एरिया के अंदर में
जो माँ बहन की लोग गाली बकते हैं एक दूसरे को, पार्टी के लोग बकते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कब होएगी? मेरे साथ खुद हुआ यहाँ, मेरी खुद माता जी को गाली बका, तो क्या मैं उसको कोर्ट ले जाऊँ घसीट के? बोलो चलो आप। अच्छा दूसरी चीज सुनो, हाँ देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ में देश की जनता जिनने प्रधानमंत्री जी चुना है, सुन लो, वो उनके खिलाफ, वो भी जो साथी हैं सब लोग, वो भी इतने ही सम्मानित है जितने प्रधानमंत्री हैं जो इस देश के। क्योंकि देखो सुनिए, जितनी देश की गरीब जनता है, आवाम, जितनी भी देश की गरीब जनता आवाम है, जो 140 करोड़ हमारे देशवासी हैं, उनका ये मान सम्मान इतना ही होना चाहिए जितना मोदी जी का है इस देश में। बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात, जब मोदी जी को अगर ये गलत बोला पवन खेड़ा जी ने, तो आम जनता को कितनी गाली लोग बकते हैं, क्या उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ये मेरा सवाल है। सर क्या नाम हुआ आपका? आलोक वस्त। आलोक सर। सर ये बताइए, अभी हमारे जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, विपक्ष के जो नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने एक विवादित टिप्पणी कर दी थी सदन में, जिसको लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई हुई और असम पुलिस ने बिना देरी के उन्हें गिरफ्तार कर लिया, वो भी एयरपोर्ट से उठा लिया। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये कार्रवाई कैसी है? मतलब ये कार्रवाई कानून के तहत हुई है। देश के लोगों की भावनाओं आहत हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में और असम में एफआईआर दर्ज हुआ। जो भी कार्रवाई हुई है कानून संगत कार्रवाई हुई है। देश के लोगों की भावना को भड़काया है उन्होंने। देश के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके के अमर्यादित टिप्पणी को भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका करारा जवाब उनको। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जगह पे उन्होंने गौतम दास मोदी कह दिया, तो टोंग स्लिप भी हो सकता है ना ये? देखिए, अगर आप वीडियो फुटेज देखेंगे तो जिस तरीके से वो बोलने के बाद कुटिल तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, उससे वो स्लिप ऑफ टंग नहीं क्या है। खिल्ली उड़ा रहे थे क्या मोदी जी? खिल्ली उड़ा रहे थे। अब आपने सही कहा, वो खिल्ली उड़ा रहे थे और इस खिल्ली का जवाब देश की 130 करोड़ जनता उनको देगी 2024 के चुनाव। 2024 में? मतलब क्या लग रहा है आपको कि मोदी जी फिर जाएंगे? मोदी जी इस बार 350 पार जाएंगे। 350 के पार। और कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उससे तो लग रहा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो पिकनिक था, पिकनिक। अच्छा। राहुल गांधी को देश ने कभी सीरियस लिया है, न लेगा, न आगे कभी भविष्य में उसके ऊपर किसी तरीके का। ये बताइए, ये जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जब इन पे कार्रवाई होती तो कहते हैं कि तानाशाही है, और सेम डे में सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी सुनवाई होती है, सीजेआई चंद्रचूड़ जब इनकी सुनवाई करते हैं और उन्हें रिहाई मिल जाती है, तो कहते हैं ये हमारे लोकतंत्र की जीत है और ये हमारे संविधान की जीत है। देखिए, लेते हैं ये सब? राहुल गांधी ने अरुण जेटली जी के ऊपर टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट में जाके कान पकड़ के माफी मांगा था। आज पवन खेड़ा का अगर आप वो रिपोर्ट देखिए, उसमें मनु सिंघवी ने उनके तरफ से लिखा है कि वो इसके लिए माफी मांग रहे हैं। तो ऐसी बात करने की क्या जरूरत है कि तुमको माफी मांगने पड़े? बोलो ही मत ऐसी बात। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा ना खोइए, शीतल रखिए मन को। अरे लड़ना है तो लड़ो पहलवान से। अच्छा, एक बात बताइए, असम की पुलिस इतना तेज तरार कैसे हो गई? अचानक हेमंत बिस्वा के जो है सो असम बहुत कमजोर था। अब असम जाग चुका है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, बिस्वा के नेतृत्व में। अब कदम से कदम आगे बढ़ने के लिए बताया जाता है कि ये कुछ ज्यादा ही कट्टर हैं योगी और मोदी से एक कदम आगे ही है हेमंत बिस्वा। नया मौलवी ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है, अभी नए नए आए हैं, थोड़ा उनको अल्लाह अल्लाह करने दीजिए। वैसे हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, हम उससे बाहर नहीं जाने देंगे। अभी ये बताइए कि अभी दो धरे में अभी हमारी जो सरकार चल रही है, एक तरफ पवन खेड़ा जो है वो अभी जेल से रिहा हुए हैं, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि तानाशाह की सरकार है। कैसे तानाशाह की सरकार है? तानाशाह की सरकार तो वो थी जब 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा देश के अंदर आपातकाल लागू किया गया था। अच्छा, वो तानाशाह की सरकार थी। ये तानाशाह की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार है, ये प्रभु श्री राम की सरकार है। ये वह सरकार है जिसमें अपराधी या तो जेल में है या रेल में है। यह वह सरकार है जहां जनता को उसके अधिकारों को देने का काम किया जा रहा है। यह सरकार रामराज की सरकार है। पवन खेड़ा एक विवादित बयान जो दिए थे, उस पे उन पे कार्रवाई हुई कानूनी, असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, तो वो ये कह रहा है, कांग्रेसी ये कह रहा है कि ये तानाशाही है, और जब निकल रहे हैं, रिहा हो रहे हैं, तो कह रहे हैं ये हमारा लोकतंत्र है। कैसे? देखो, ये तो वही तय करेंगे कि तानाशाह की सरकार वो मान रहे हैं कि लोकतंत्र की सरकार मान रहे हैं। लेकिन पवन खेड़ा जी पहले से ही विवादित रहे हैं। उनकी आदत है ये इस तरीके के बयान देना, और मोदी जी के पिता के संबंध में जिस प्रकार उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ये बहुत खेदजनक है।
उनको इस बात के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। तो हेमंत बिस्वा ने तो ट्वीट करके बकायदा कह दिया कि इसे उनको खेद है इस बात का। बिल्कुल, क्या है, उन्हें रियलाइज हो चुका है? रियलाइज हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उनको पश्चाताप करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं इमरजेंसी लागू हो गई थी, पवन खेड़ा भी एक मीडिया में, प्राइवेट मीडिया में ये कहा है उन्होंने कि देश में माहौल वही है। कहाँ इमरजेंसी लागू हुई? अगर इमरजेंसी लागू होती तो आप क्या स्वतंत्र रूप से खड़े होकर यह सवाल पूछ रहे होते क्या? 1975 में लगा था इमरजेंसी, जब सब लोगों को जेल में ठूस दिया गया था, आदमी अपनी मर्जी से घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था, तब इमरजेंसी था। नहीं, इमरजेंसी का मतलब सिर्फ लॉक नहीं होता है, ताले बंद ही नहीं होता इमरजेंसी का मतलब यह भी है कि एक नेता प्रतिपक्ष सदन में बोल रहा है, उसके आवाज को म्यूट कर। आप देखिए पवन खेड़ा जी उनके पिता को अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ये इमरजेंसी है कि लोकतंत्र है? अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में जिस तरीके से वो लोग फायदा उठा रहे हैं और शर्मिंदगी भरा बयान वो जारी करते हैं, ये इमरजेंसी है कि क्या है? इमरजेंसी वो होती है अगर आपको एक सवाल बोलने की इजाजत भी ना हो। तो वही चीज है कि पब्लिक में तो उनकी बातें नहीं आई ना, सदन में जो उन्होंने बोला उनकी आवाज को दबा दिया गया, म्यूट कर दिया गया, बाहर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया बाहर? सब जनता सब जानती है, पूरी देश की जनता जानती है कौन क्या कर रहा है। और अभी 2024 में फिर चुनाव होंगे। 2024 बहुत ट्रेंडिंग मुद्दा है, तो 2024 में क्या लगता है आपको? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी ही क्यों आएंगे सर? मोदी जी ही आएंगे। और आज दुनिया में भारत को जिस प्रकार मोदी जी ने चमकाने का काम किया है, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, वो केवल मोदी जी की देन है। मोदी जी जो लगातार आरोप मरते हैं कि 70 साल तक यहाँ पे परिवारवाद हुआ, देश को बर्बाद किया गया, जो जिस दिशा में देश को जाना चाहिए था उस दिशा में देश नहीं जा पाया। डेवलपमेंट जो हुआ वो समय की मांग थी, वो कांग्रेस की देन नहीं है। अब आप देखिए, मोदी जी को अभी 10 साल दिए हैं, हमें लगता है कि अभी 25 साल और मोदी जी को देना चाहिए। सर 2024 में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा अपना पूरा पावर फूंक दी है सर, झोंक दी है एकदम। अरे कांग्रेस अभी रायपुर में अधिवेशन चल रहा है। कांग्रेस केवल अपने परिवार को जोड़ना जानती है। कांग्रेसियों को भी जोड़ना नहीं जानते हैं। पहले वे अपने पार्टी को जोड़े, उसके बाद भारत जोड़ने की बात करें। भारत अगर कोई जोड़ रहा है तो वो मोदी जी जोड़ रहे हैं। राम कठे का सिर्फ मोदी जी लिए हैं क्या? केवल राम की बात नहीं है। केवल राम की बात नहीं है। किसकी बात है? आप देखिए कश्मीर को किस प्रकार कांग्रेस के द्वारा अलग थलग कर दिया गया था, तो किसने जोड़ा? 370 हटाकर भाजपा ने जोड़ा। आप देखिए आज जितने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, जिनको हम 7 जैसे मेघालय, त्रिपुरा, ये सब 7 नॉर्थ वाले, हाँ, इन सबको कैसे अलग थलग किए हुआ था। वहाँ के लोग भारत को अपना नागरिक, अपना देशी नहीं मानते थे। और आज देखिए मोदी जी ने किस प्रकार 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। तो देश को जोड़ने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस कभी देश को जोड़ नहीं सकती। ठीक है सर, बताइए सर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, दादी के नाक पर देश का नाक थोड़ी ना कटवा देंगे। किसकी बात कर रहे हो? राहुल गांधी की। राहुल गांधी वो भारत जोड़ो यात्रा जिसमें लेफ्टिस्ट आए, पत्थरबाज आए, स्वरा भास्कर, कहीं तो कुछ हुआ ही नहीं सर। सुनिए तो सही। कहीं तो अरे मैं बता रहा हूँ ना, स्वरा भास्कर आई, कांग्रेस का चेहरा कौन था? कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह गहलोत, ऐसे लोग थे। ये दिखे ढंग से? नहीं दिखे। कौन दिखा? भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रहा था, भारत तोड़ो यात्रा चल। भारत तोड़ो, आप कह रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा होता तो कहीं शोर शराबा होता, हंगामा होता, ऐसा कुछ दिखा आपको? शोर शराबा यही था ना कि जो बिरयानी पार्टी थी, जो शाहीन बाग के बिरयानी खाने वाले थे और जो अफजल हम शर्मिंदा नारे लगाने वाले थे, उन लोगों को जोड़ना राहुल गांधी का काम था। किस गरीब के झोपड़े में गए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में? देखा नहीं आपने? मैंने देखा ना, हाईवे सड़क पे कौन सा गरीब का झोपड़ा मिलता है? जरा मुझे बता दीजिए, मिलता है क्या? वो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए खाना खाने बैठ जाते हैं जी, क्योंकि मीडिया जो दिखाती है वही तो लोगों को दिखता है, तो उनको दिखाने के लिए गरीबों के साथ खाना खाने लगी। वो आपका वीरेंद्र सिंह नाम है। वीरेंद्र सिंह जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम अमेठी से हैं। यूपी से हैं? योगी जी के क्षेत्र से हैं? नहीं, उनका क्षेत्र नहीं है। हम इस समय स्मृति ईरानी क्षेत्र से हैं। अच्छा, अमेठी विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो वो तो किसी और का क्षेत्र हुआ करता था। नहीं, राहुल गांधी का, इसीलिए तो बहुत प्रशंसा करता हूँ राहुल गांधी की। राहुल गांधी का क्षेत्र होता था, उनके पिताजी का क्षेत्र होता था, उनकी माताजी के भी क्षेत्र रहा, कैप्टन सतीश शर्मा का भी क्षेत्र रहा। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे अमेठी कुछ नहीं रहा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी पवन खेड़ा बहुत मशहूर हैं, फेमस है, अभी मीडिया में बहुत चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल हुआ ये था, शायद आप भी कहीं ना कहीं उससे जानकारी में होंगे, टच में होंगे। हुआ ये था कि उन्होंने सदन में
नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जगह गौतम दास मोदी कर दिया नहीं था। साहब। हाँ उन्होंने आसाम में कोई किसी रैली में हाँ भाषण देते हुए हाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह पे कोई दूसरा शब्द बोला था और वहीं आसाम का नेता बगल में खड़ा था, उसकी तरफ मुस्कुरा के हाँ बोले हमारे ध्यान से उतर गया ये चीज। अच्छा ये चीज यहाँ पे असेंबली में इन्होंने नहीं बोला था, और हाँ बोला था फिर। ये आसाम में बोला था। अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ के लोग जो है विरोध कर दिए। विरोध नहीं किए, सीधे कंप्लेंट किया हाँ। कि एक प्राइम तो मिनिस्टर। एफआईआर तो यूपी में भी हुआ था उनके ऊपर। वहाँ भी हुआ था, तो आसाम की पुलिस यहाँ पे उतारी है ना एयरपोर्ट पे उनको। एयरपोर्ट पे उतारी। यूपी की पुलिस नहीं गई, आसाम की पुलिस उतारी। जी तो ये क्या है, ये तानाशाही है क्या ये? ऐसा है कि एक बोलने की आजादी है। आप एक बात बताइए, आप रामचरितमानस पे बोल देते हैं, करोड़ों लोगों की जहाँ पे आस्था है, राम मंदिर पे बोल देते हैं, भगवान की मूर्तियां जो है सो आप खंडित कर देते हैं, वहाँ पे आपका मतलब आंदोलन नहीं होता, वहाँ पे कानून नहीं आता, वहाँ पे तानाशाही नहीं होती, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पे एक टिप्पणी क्या कर दी है कि पुलिस ने उठा लिया एयरपोर्ट से। यही तो सनातन धर्म है, वो अपने में सबको समाहित कर लेती है। कोई दूसरा धर्म हो, कोई दूसरा देश होता। सर धर्म तो एक ही ऐसा सुनने में आता है, हमारे जितने धर्म गुरु हैं वो ये कहते हैं धर्म एक है, बाकी तो सारे पंथ और मजहब है। विचार सबकी अलग अलग, अच्छा। आस्थाएं सबकी अलग अलग। कोई अल्लाह को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई ईसा को मानता है, पूजा पद्धति सबकी अलग अलग है, लेकिन धर्म एक ही होगा। धर्म एक ही है। सब कौन सा धर्म है वो? सब ओम को ही मानते हैं। हाँ। लास्ट में सब मानते हैं ओम को ही है। सब ओम को ही मानते हैं। अच्छा और सनातन में भी ओम को। पवन खेड़ा एक कांग्रेस के अच्छे नेता हैं। हाँ। किसी प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा ट्वीट करके अब मुस्कुराएं कि मेरे को तो मालूम नहीं था, हमारी जुबान लड़खड़ा गई। ये पवन खेड़ा पे जो कार्रवाई हुई, जो पुलिस की कार्रवाई हुई, खास करके हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पुलिस है, असम पुलिस है, उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी कैसे हो सकती है? इसलिए कि वहाँ पे इनके नाम इन्होंने। आप एयरपोर्ट से हो सकता है अपने बच्चों से मिलने घर परिवार में जा रहे हो, आपको पुलिस उठा ली बीच में से बिना इन्फॉर्मेशन के। रायपुर में कौन सा, जितने नेता होते हैं उनका यहीं कनाट प्लेस जी, और यहीं जनपद में ही पूरा घर है। नेताओं के बीवी बच्चे नहीं होते हैं। नेताओं के बीच बीवी बच्चे नहीं होते, मतलब आप क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नेताओं के बीवी बच्चे नहीं होते। जिस दिन खद्दर वो पहन लेते हैं, जिस दिन वो खद्दर पहन लेते हैं तो उनके बीवी बच्चे नहीं होते हैं। ये कह रहे हैं कि नेताओं के बीवी बच्चे नहीं होते। फिर भाई बीवी बच्चे तो जिसने शादी कर ली, घर बसा लिया, बच्चे हो गए, उसके बीवी बच्चे होंगे। उसके लिए उदाहरण दे रहा हूँ। बताइए। हमारे यहाँ के संत योगी जी थे, पिताजी एक्सपायर हो गए, मिट्टी में बच्चे का जन्म माँ बाप क्यों देते हैं? पालन पोषण के लिए ना, माँ बाप के बुजुर्ग अवस्था में उनके सहायता के लिए, लाठी के लिए। चीफ मिनिस्टर हमारे योगी जी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इतना बड़ा उनके ऊपर जो है। लेकिन उसी जगह हमारे देश के पीएम माँ की मिट्टी में जाके शरीक हुए, तो मोदी की इसीलिए प्रशंसा करता हूँ। मोदी ऐसा जो है। हाँ आप हमारी बातों से बच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं हाँ बताओ। ये बताए, बात दरअसल ये है कि ये बताइए पवन खेड़ा, मैं बात अब विषयांतर हो रहा है, ठीक है, पवन खेड़ा की बात पे आप सीधे मोदी जी पे चले गए। हाँ, उनकी माता जी का देहांत हो गया, वहाँ पे चले गए। पवन खेड़ा पे जो कार्रवाई हुई वो कैसी लगी? बोला कि बहुत अच्छी लगी। तो ये बताइए, ये तानाशाही है ना? तानाशाही है ना? कहाँ तानाशाही है? हाँ। आप हमारे साथ जुर्म करेंगे, आप हमारे भी सपोर्टर होंगे, आपके नाम एफआईआर करेंगे। हम वहाँ पे सक्षम नहीं है, हम लौट आए और उसका एक्शन हुआ, आसाम में हुआ। आसाम की पुलिस आके यहाँ से परमिशन लिया। ठीक है। अच्छा 2024 की रेस में कौन आ रहा है? बहुत अच्छे हैं ये मोदी जी। मोदी जी कैसे आ रहे हैं? मोदी जी राहुल गांधी की बाहर जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के नाम 2024 में कौन आ रहा है सर? मोदी के अलावा आप क्या बात है? राहुल गांधी का। एक बात बताइए, आज इंडिया कहाँ पर है? आज इंडिया कहाँ पर है जानते हो आप? वर्ल्ड में इंडिया की वैल्यू क्या है? क्या है सर? नंबर 2 या 1 पे आने वाली है। यार आप राहुल गांधी, आम आदमी की आमदनी कितनी है? आम आदमी की आमदनी कितनी है? पर कैपिटल इनकम कितनी है यहाँ पे? आप अपने देश की तुलना किससे करना चाह रहे हैं बताइए? आपके आसपास कोई ऐसा देश है जो इंडिया के बराबर भी हो? बताइए ना। आम आदमी मान लें 1-2 जो आदमी इकट्ठे हैं, आसपास की छोड़िए सर, हमारे पड़ोसी देश की बात कर लीजिए। जी, जो आदमी काम नहीं करना चाहता वो आज भी जीरो है, कल भी जीरो रहेगा। जो काम करके कमाना चाहता है वो हीरो है और हीरो रहेगा। वो हीरो और हीरो रहेगा। मतलब आत्मनिर्भर भारत को आप सपोर्ट कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत
आप सपना देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की? बिल्कुल, जो आदमी काम करेगा पैसा मिलेगा ना। राहुल गांधी, एक बात बताइए, केजरीवाल जी फ्री में बांटो रेवड़ियाँ नहीं चाहिए कि भैया घर बैठो पैसे मिले? मतलब केजरीवाल फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं? हाँ, जो मेहनत से काम। और मोदी जी? मेहनत करो, काम करो और अपना कमाओ। को धन्यवाद है, केजरीवाल को गाली है। नहीं, गाली नहीं देंगे। पोस्टर हम किसी को नेता को गाली देना नहीं चाहते हैं, पर मोदी से अच्छा देश नहीं चला सकते ना मोदी के। देखिए राहुल गांधी के यहाँ उनके पास काफी अनुभव रहा, उनके पिताजी रहे हैं, उनकी दादी माँ रही हैं, तो अनुभव तो रहा है ना उस परिवार को। हाँ है ना, अनुभव रहा है, तब भी तो पप्पू चलाते हैं। अगर अच्छा अनुभव होता देखिए ये प्रधानमंत्री होते। कर रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, अगर फिर प्रधान अभी तक क्यों नहीं कुछ बनाए? सुनो, तो 70 साल के बदौलत आप कितने साल के हैं सर? आप कितने साल के हैं? मेरी उम्र आज 45 साल है। 45 साल का है। तो जो आपने देखा, आपका जो भी डेवलपमेंट हुआ सिर्फ 10 साल में हुआ? कमाल है, उससे पहले था क्या? कुछ था ही नहीं। अरे पढ़ाई लिखाई, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई? था बहुत सुनने में आता था, आज ये घोटाला, ये घोटाला, ये घोटाला। आज कहाँ है घोटाला और कहाँ है बम विस्फोट, कहाँ है आतंकवादी? नहीं है ना, जीरो है ना। सबसे पहले सुरक्षा चाहिए जो मोदी ने हमें। बेरोजगारी कहाँ है, भुखमरी कहाँ है, ये बताइए। भुखमरी कौन मर गया या भूखा बताओ ना। बेमतलब 24 घंटे मंदिर में लंगर चल रहा है, गुरुद्वारे में कौन? बस मंदिर मस्जिद यही हो रहा है। अरे मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा भूखा मर गया, कौन मरा भूखा? भूख कभी आपने देखी नहीं है। पाकिस्तान में जाके देखो भूख क्या होती है। अब तो पाकिस्तानी भी बुला रहे ना कि हमारे यहाँ मोदी होना चाहिए। हाँ, फिर मैं तो बोल रहा हूँ, पूरा एक दिन पूरा वर्ल्ड कहेगा भैया मोदी चाहिए हर देश को, पर मोदी हमारे पास है, इसलिए हमें फक्र है कि मोदी हमारे पास। मोदी चाहिए। हम अब यहाँ पे और भी बात करेंगे। सर क्या कहना चाहिएगा भारत जोड़ो